नमस्कार, वॉइस ऑफ मुंबई में सबका स्वागत है। बहुत दिन के बाद आज हम मिल रहे हैं। हम सारे व्यस्त थे आजादी का अमृत महोत्सव। हर घर में तिरंगा, सारा भारत मानो त्योहार जैसा सज रहा था। और जब भी आज मैं वीडियो बना रही हूँ तभी तो हमको आज नया एक रास्ता मिल गया है। जो राजपथ था वो कर्तव्य पथ, भले ही वो दिल्ली में क्यों न हो, हमारे हर एक के लिए जो हमारा सर्वोच्च स्थान है लोकसभा, वो कर्तव्य पथ बन गया है, क्योंकि हमारा भविष्य उधर ही तय होता है। आज के दिन हम फिर से अमृत महोत्सव की बात करने वाले हैं। 15 अगस्त 1947। हमारे में से कोई जिंदा होगा, कोई जन्मा भी नहीं होगा। आजकल की युवा पीढ़ी ऐसी है, उनको तो कुछ पता भी नहीं होगा कि 1947 में क्या क्या हो गया। सारा भारत इतना लकी नहीं था कि आजादी का जो आनंद है वो लूट सके। कोई हिस्सा, एग्जाम्पल हम लेते हैं हैदराबाद, मीन्स अभी का, तभी का हैदराबाद स्टेट, अभी का मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र और कर्नाटक, उसमें से कोई हिस्सा। उधर क्या चल रहा था 15 अगस्त को? तिरंगा तो नहीं फहराना दूर ही बात है, फिर भी उधर का जो नवाब है, वो नवाब, 7वां नवाब उधर का जो हैदराबाद का था, संस्थान का, उसके साथ कौन कौन मिला था और क्या कर रहे थे वो लोग। सारा हैदराबाद संस्थान बहुत बड़ा था, क्योंकि बाद में यही संस्थान विभाजन करके कोई उसमें से तेलंगाना बन गया, कोई आंध्र प्रदेश हो गया, कोई हिस्सा कर्नाटक में गया और कोई महाराष्ट्र में मराठवाड़ा करके आ गया। बहुत बड़ा स्टेट, रिचेस्ट स्टेट था। फिर भी उधर के लोग हमारे जितने लकी नहीं थे। रामानंद तीर्थ और श्रॉफ, वो तो प्रयास कर ही रहे थे, फिर भी खाली 15 अगस्त ही नहीं, 46, मतलब जब से बात चली थी कि 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र होने वाला है, तब भी से उधर का नवाब पाकिस्तान के साथ उसकी बात चली थी। पाकिस्तान के जिन्ना बोल रहे थे, जो मुस्लिम हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे थे उनको बोल रहे थे नहीं, इधर आने की जरूरत नहीं है, तुम हैदराबाद में जाओ, तुम हैदराबाद में जाओ। कितने सारे मुस्लिम हैदराबाद में आ गए। ये जो नवाब था उसको और कौन मिला था? तो ये नवाब बहुत पैसे वाला था, उसने बहुत सारे शस्त्र, पाकिस्तान को तो अरबों रुपए उसने दिए थे, तोहफा भी मंगवाया था, रणगाड़े भी मंगवाए थे, और वो सारा एयर ड्रॉप होने वाला था। गोवा में पोर्तुगीज थे, उनके हाथ से कुछ शस्त्र लाए थे, अफ्रीका से कुछ शस्त्र लाए थे, और कहां से शस्त्र लाए थे। उसका पत्र व्यवहार ब्रिटेन से हो रहा था। उसको हैदराबाद संस्थान को खुद को स्वतंत्र रहना था, नहीं तो he was planning कि कन्याकुमारी से लेके दिल्ली तक, और उसका जो संस्थान है उसकी सीमा पूरब और पश्चिम को भी बढ़ा दी जाए, और दोनों समुद्र किनारे जो है वो उसके संस्थान के अंदर आ जाए, और वो स्वतंत्र स्टेट हो जाए या पाकिस्तान में विलीन हो जाए। खाली वो अकेला नहीं कर सकता था कि उसके पास फौज कम थी। हाँ, रेलवे लाइन थी, टपाल लाइन थी, उसकी करेंसी अलग थी, विद्यापीठ थे और कुछ हॉस्पिटल उसने खोले थे, फिर भी वो अकेले की फौज खाली 25,000 थी। उसको साथ कौन कौन दे रहा था? भर रास्ते में महिलाओं को लूट लिया जा रहा था, घर जला दिए जा रहे थे, सारी जगह दंगे, आग लगाई जा रही थी। हमारे हिंदुओं को पाबंदी थी, घर के बाहर वो नहीं पढ़ सकते थे, हमारे जो सणवार है वो नहीं कर सकते थे। कितने सारे मारे गए। ऑफिशियल आंकड़ा तो कोई बताता नहीं है, तो हजारों लोग मारे गए, क्योंकि उसको साथ था रजाकार। ये रजाकार, उनका जो कार्यालय था वो तो लातूर में ही था। रिजवी उसके जो प्रमुख थे, कासिम रिजवी, वो 2 लाख कड़वे मुसलमान देके हैदराबाद संस्थान को मिल गया था। उनको शस्त्रास्त्र और ट्रेनिंग देने का काम ये जो नवाब था उसने किया था। 2 लाख। उसके सिवा
और एक था वो MIM, मोहम्मदीन काका जो कोई था, उन्होंने 1926 में इसकी स्थापना की थी। ये भी बहुत कड़वे मुस्लिम थे। दिनकर अंजुमन सलार, वो मौला जो था, उसके साथ बहुत सारे लोग उसने दे दिए थे और सारों को बोला था कि गाँव गाँव जाओ, गाँव गाँव जाओ, और जो हमारे पददलित है, बहुत गरीब लोग हैं, उनको कन्वर्ट करने के लिए बात करो, सख्ती से, ना माने तो सख्ती से करो। इतना ही नहीं, वो सबसे झूठ बोल रहा था कि मैं बसवराज का अवतार हूँ और बसवराज ने मुझे अभी आज्ञा दी है, अभी बस हो गया, अभी सारे इस्लाम अल्लाह का दुआ करो। कितने सारे कन्वर्जन उसमें वो लगा रहा था। उसके साथ और भी एक बात थी कि उन्होंने करीब 370 विलेजेस टोटली जला दिए। जो भारत से लगा हुआ छोटा छोटा इलाका था, उसमें भी वो हमले कर रहे थे। वो बढ़ावा दे रहा था, नवाब और उसका पंतप्रधान दोनों बढ़ावा दे रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा हिंदू के ऊपर अत्याचार कैसे किए जाए। नंगा नाच मराठी में बोलते हैं, वो हैदराबाद में चला था। हेतु खाली एक ही था, हैदराबाद जो संस्थान था उसमें हिंदू बाहुल्य था और नवाब जो राज्य करता था वो मुस्लिम था। तो हिंदू कन्वर्ट हो जाए, नहीं तो हैदराबाद संस्थान छोड़ के चले जाए, इसके लिए उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था। ये सारी घटनाएं दिल्ली तक पहुंचती थी। नेहरू, माउंटबैटन, वो उनके साथ बातें जरूर करते थे, फिर भी उनका निर्णय नहीं हो सकता था। अभी वल्लभ भाई पटेल जो है वो ज्यादा इसके ऊपर अस्वस्थ हो रहे थे। वो तो बोल रहे थे, अरे ये तो भारत के बीचों बीच का अल्सर है और अल्सर का इलाज ऑपरेशन ही करना चाहिए, छोटा मोटा नहीं चलेगा। तो इन्होंने भी बात करना शुरू की थी। हमको ये वल्लभ भाई पटेल को खास धन्यवाद देना चाहिए और दूसरे धन्यवाद देना चाहिए हमारे सेना के लिए। उधर के जब ये जो चौधरी थे, आर्मी के प्रधान जनरल थे, उन्होंने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया, क्योंकि तभी कश्मीर में भी ऑपरेशन चल रहा था। वो बोले नहीं, कश्मीर का हम देख लेंगे, सदर्न कमांड है दैट इज वेरी वेरी इफेक्टिव, दैट कैन टेक केयर ऑफ द हैदराबाद। तो दक्षिण में गोडोरा करके एक उधर लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने प्लान बनाया और उसको जो प्लान है उसको बोलते जाते हैं गोडोरो प्लान, ऐसे ही बोले जाता है, या इसको ऑपरेशन कैटरपिलर या ऑपरेशन पोलो इसके नाम से भी जाना जाता है। इतनी सारी तैयारी, इतने सारा खून खराबा, और ये तो ऐसा ही रहा तो क्या हो जाएगा, भारत अस्थिर हो जाएगा। ये सारा देखते जो वल्लभ भाई पटेल बहुत अस्वस्थ हो रहे थे। सेना तैयारी कर रही थी और वो ढूंढ रही थी कोई मौका हमको मिल जाए। ऐसा मौका हमको जरूर मिल गया। हमारा एक आउटपोस्ट था, हमारे सेना का उधर एक आउटपोस्ट था। वो आउटपोस्ट पे ये सारी जो सेना और रजाकार उन्होंने हमला कर दिया, वो पोस्ट जला दी और उधर के जो शस्त्र थे वो लूटने का प्रयास किया। उधर के जो थोड़े हमारे सैनिक थे उनको मारने का प्रयास कर दिया। तो हमारी सेना अलर्ट हो गई, उन्होंने इनको भगाया। इतना ही नहीं, उनका एक रणगाड़ा भी जब्त कर दिया। और हमने सोच लिया अभी ये टाइम है, हम अभी हैदराबाद पे ऊपर कार्रवाई करेंगे। 13 सितंबर को कार्रवाई शुरू हो गई। 13 सितंबर 1948, नॉट 47, कार्रवाई शुरू हो गई। 13, 14, 15, 16, 17 4 दिन कार्रवाई चली। ये कार्रवाई में चारों तरफ से 2/5 गुरखा, 17 हॉर्स, 19 फील्ड बैटरी, इंजीनियर्स, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, स्ट्राइक पोस्ट, क्लैवरी, स्मैश पोस्ट, रणगाड़े, तोपा, 1 डोगरा, 9 पैरा फील्ड रेजिमेंट, 3/2 पंजाब, 2/12 गुरखा, मेवाड़ इन्फेंट्री, 1st लांसर, 9th इन्फेंट्री, 3 शीख, 2 जोधपुर, सारे इतनी सारी फोर्स। हमारी इन्फेंट्री मतलब पायदल और विमान दल दोनों का उपयोग किया गया, क्योंकि इन लोगों ने बहुत बॉम्ब बिखर के, जस्ट लाइक युद्ध, जैसे वॉर होता है वैसे ही हैदराबाद लड़ रहा था। सारे पुल उड़ा दिए थे, सारे रास्ते हमारे जो वाहन है वो अंदर ना जाए इसके लिए पूरे के पूरे खोद दिए थे। हमारी मूवमेंट के ऊपर पाबंदी आ जाए। एक तरफ दंगा शुरू था, अंदर जो थे वो मुस्लिम मशीदी जो थे उसमें जिहाद के नारे दिए जा रहे थे, वो एक तरफ,
और दूसरी तरफ हमारी सेना, उन्होंने जो प्लान बनाया वो बहुत, अभी तो बोल नहीं सकती हूँ, हमारे पास टाइम की पाबंदी है, फिर भी ऑपरेशन पोलो आप जाइए और आपको जरूर ये मिलेगा। चारों तरफ से हमारी सेना आगे बढ़ती गई और 17 सितंबर 1948 उनका जो नवाब था, वो नवाब शरणागति, वन साइडेड शरणागति उसने ये करी। फिर भी वो इतना, उसकी संपत्ति तो सारी इधर थी ना। ही वॉज द रिचेस्ट पर्सन इन 1320। वाई? क्योंकि जो सारा संस्थान का इलाका था ना, उसमें से 30% लैंड उसके नाम पे थी। जितने भी कारखाने थे उसमें 50% कारखाने उनके नाम पे थे। और क्या तीसरी वजह हो तो हम देख ही, थोड़ी देर के बाद देख ही लेंगे। फिर भी उसको ये संपत्ति छोड़ना नहीं था, फिर भी स्वतंत्र रहना था, या पाकिस्तान से मिलना था, तो उसने कंगावा कर दिया। अरे मैं तो इसके लिए राजी नहीं था, मेरे ऊपर किसने, ये जो सारे जैसे मैं बोली MIM, रजाकार और पंतप्रधान, इन सारों ने दबाव मेरे ऊपर डाला और मुझे सारा ये करना पड़ा। मैं शरण लेता हूँ। तो जब भी उसका भाषण चल रहा था, उस सेकंड मूवमेंट उसको सूचना दी गई, ऐसा है तो दंगे तुरंत रुकने चाहिए, और दंगे रुक गए। और 18 सितंबर ये जो हैदराबाद संस्थान है और मुक्त हो गया। इसके लिए इसको बोलता है हैदराबाद मुक्ति संग्राम, ऐसे बोला जाता है। उनके जो हैदराबाद के पंतप्रधान थे मीर लाइक अली, और हमारी तरफ से जनरल चौधरी, उन्होंने जो शरणागति का दस्तावेज था उसके ऊपर साक्षी करके सिग्नेचर कर दी। और हैदराबाद अभी का तभी का हैदराबाद, अभी का भी हैदराबाद, उसमें से निकला हुआ तेलंगाना, मराठवाड़ा, आंध्र, कर्नाटक का सारा भाग वो मुक्त हो गया। इसके लिए उसको बोला जाता है हैदराबाद का मुक्ति संग्राम। यह नवाब इतना अमीर क्यों और कैसे था? जैसे मैंने बोला, लैंड और ये तो उसके हाथ थे ही थे। फिर भी उत्तर में तो 712 से लेकर तुर्क और अफगान आ रहे थे। फिर भी 13वीं शती तक वो विंध्य पर्वत ये करके नीचे नहीं आ गए थे, वो भी नीचे आ गए। खिलजी ने क्या क्या किया, वो विंध्य पर्वत के नीचे आ गया। और उसने कौन कौन से संस्थान इसमें थे, सारों में जो समानता है वो बाद में बताऊंगी। पहला, उसने देवगिरी के यादव हैं, वो 9वीं सेंचुरी से 14 शतक तक राज कर रहे थे। उनका राज भी बहुत बड़ा था, नर्मदा से लेकर तुंगभद्रा, इतना पश्चिम दक्कन पूरा उनके पास था। बहुत सामर्थ्यशाली और बहुत वैभवशाली ये था। उसने ये देवगिरी फोर्ट और ये यादव घराना, वो राजा को भी मार दिया, उसका जमाई को मार दिया, उसकी बहू को लेकर भाग गए। कुछ नहीं किया, पूछो नहीं। उसका जो फोर्ट था देवगिरी, उसका भी नाम दौलताबाद कर दिया, बदल दिया गया। बाद में तो जब ये बेड़ा तुगलक हम किताब में पढ़ते हैं, तभी तो और भी कुछ गड़बड़ हो गई। औरंगजेब के टाइम तो और भी गड़बड़ हो गई, फिर भी ये भाग हमारे हाथ से चला गया। उनकी ही एक शाखा कदम्ब करके, वो गोवा में काम कर रही थी, वो उनके यहाँ भी वो 10वें शतक से 14वें शतक तक इधर काम रूल उनका था। उनके यहाँ भी उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया। 1300, 1327, 1309, 1318 लगातार हमले होते रहे। तीसरा जो संस्थान था वो था मदुराई में पांड्या घराने राज करता था। उनके ऊपर भी 1336 में अटैक करके खिलजी ने उनको अपने कब्जे में ले लिया। चौथा जो है वो कंपाली करके एक था, बहुत छोटा फिर भी सामर्थ्यवान और बहुत देशभक्त थे। उसका राजा तो बाद में क्या बोलूँ मैं, बहुत बुरा हो गया था, लड़ते लड़ते मर गया। बोला जाता है कि बहुत समृद्ध ये सारे प्रांत थे। चौथा जो प्रांत है वो जो था वो तो उधर काकतीय घराने जो बोलते हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दक्षिण उड़ीसा और पूर्व दक्कन जिसको बोलते हैं, 12वें शतक से 14वें दशक तक इधर वो राज्य करते थे। और रुद्रम्मा देवी और प्रताप रुद्र ये बहुत पराक्रमी राजे यहाँ के थे। ये जो सारा इलाका है उनका विशेषता क्या थी? ये सारे बहुत समृद्ध थे क्योंकि बहुत ऊंची दर्जे का कॉटन, हीरा, मोती, गोवलकोंडा, बहुत बड़ी हीरे डायमंड जो माइन बोलते हैं वो इधर थे। समुद्र किनारा होने से इनका व्यापार पूरब और पश्चिम दूर दूर के देशों तक चलता था।
हस्तिदंत मसाल्याचे पदार्थ और जो भी कोई है शेती इनका मेन ये था। तो इसके लिए बहुत सारी पानी पुरवठा योजना, टैंक बनाए थे, धरण बनाए थे, कालवे बनाए थे। बहुत समृद्धि थी। इसके लिए ये सारी समृद्धि लूट ली। और ये लूटने के लिए जो उन्होंने भेजा था वो किसको भेजा था? 3 जो भेजे थे उसमें एक था मलिक, एक था खुसरू खान और दूसरा था हरिहर बुक्का। हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्यवाद में स्थापन किया। ये जो तीनों थे उनमें समानता ये है, ये तीनों भी पहले हिंदू थे। हरिहर बुक्का को दक्षिण से और ये खुसरू खान और मलिक कफूर को गुजरात से ये लेकर गए थे, दिल्ली में लेकर गए थे, गुलाम बनाया था। ये दोनों लड़के थे, उनका बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल भी किया था और इन लोगों को ही भेज दिया हमारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने के लिए। इन्होंने भी हरिहर बुक्का छोड़ के दोनों ने कुछ भी कसर नहीं छोड़ी। बाद में तीनों की ये समानता है, ये तो सक्सेसफुल हो गया। फिर भी तीनों भी खिलजी के खिलाफ रिवॉल्ट कर गए। कपूर ने भी कर दिया और खुसरू खान और देवल देवी जो देवगिरी की जिसको पलायन करके लेकर गया था, गुजरात की राजकन्या थी और देवगिरी की जो बहू थी उसका जबरदस्ती निकाह करवा कर दिया था। उन्होंने भी बाद में उनके ऊपर खिलजी के अगेंस्ट क्या कर दिया था, उठाव कर दिया था। तो ये सारी ऐसी बातें हैं। तो जैसे हम बोलते हैं वी वेयर लकी, other Indians were lucky on 15 August 1947 we got the freedom, but all parts were not like that। उनमें से एक है हैदराबाद, मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम जो बोलते हैं वो उसमें से ही एक हिस्सा है। तो ऐसी ये सब कहानी है। हम नहीं भूलेंगे उन लोगों के कुर्बानी को और धन्यवाद देंगे हमारे तभी के गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल और फौज को। वो ना होती तो आज हैदराबाद हमारा नहीं होता। धन्यवाद। फिर मिलेंगे वॉइस ऑफ मुंबई में, क्योंकि ऐसे और भी प्रांत है, जूनागढ़ और भोपाल, उनका भी स्वातंत्र्य दिन अमृत महोत्सवी नहीं है 15 अगस्त को। उसके बारे में देखेंगे नेक्स्ट टाइम।